जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके पीछे के सारे वीडियो को आपने देखा होगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या चीजें आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं है। अगर यूजफुल हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर दें, ताकि जो है हमको भी फीडबैक मिलता रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं, यूजफुल नहीं है, इसमें और चीजों की जरूरत है, तो वो भी आप हमें बताएं। हालांकि हमारी तरफ से यह कोशिश है कि आपको एक बार जीके जीएस पढ़ने के बाद कहीं दूसरे जगह दूसरे किसी नौकरी की तैयारी के लिए जीके जीएस नहीं पढ़ना पड़े। मेरा जो जीके जीएस का सार है वह यह है कि आप जो है तैयारी कर रहे हो किसकी, आप दरोगा की करो, बिहार पुलिस की करो, स्टेट की एक करो, आपका एसएससी सीजीएल की करो, बिहार एसएससी सीजीएल की करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको एक ही वीडियो में सारे एग्जाम की तैयारी जो है सो हो जाएगी। ठीक है, मेरा 3 मात्र टेक्निक है। क्या क्या? पहला क्लास, दूसरा पीवाईक्यू जो मैं पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, और तीसरा जो है वो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तीनों अगर आप कवर करते हैं तो आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका काम जो है सो बेहतर तरीके से निकल जाएगा। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। वैसे तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो है इसके 3 अंग बताए जाते हैं। कितने? 3 अंग। कौन कौन? तो एक है भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो भाग तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसूची को। अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में विभिन्न संशोधनों द्वारा बढ़ते हुए कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मूल संविधान जब भी बोले, इसका मतलब है 26 जनवरी 1950 के दिन का संविधान। अगर ये दिन का संविधान आपको ध्यान में है तो आपको मूल संविधान जो है सो समझ में आ गया। ठीक है, और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 12 है। क्लियर है? इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हम लोग ये जो अनुसूचियां हैं हमें क्या क्या बताते हैं इनके ऊपर। सबसे पहली अनुसूची आप देखिए। पहला अनुसूची जो है यह कहता है कि भैया भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ। ठीक है, क्या बताता है? कि भारत राज्यों का एक संघ है। बस इतनी ही बात खत्म। अब भारत राज्यों का एक संघ है, तो इस राज्यों के संघ में कितने राज्य हैं? तो भैया 28 + 8, 28 नॉर्मल राज्य और 8 जो है केंद्र शासित राज्य शामिल है। अब एक सवाल मैंने कहीं देखा था कि पूछा था कि अगर किसी राज्य में परिवर्तन किया जाए, जैसे आंध्र प्रदेश को बदल करके एक नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना, जैसे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, जम्मू कश्मीर और आपका जो है लद्दाख। तो अब सवाल यह है कि अगर भारतीय संविधान में या फिर भारत के किसी राज्य में परिवर्तन किया जाएगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ठीक है, तो किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। क्यों? क्योंकि संख्या कहां पे परिवर्तित होगी? पहली अनुसूची में ही परिवर्तित होगी। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में भी आपको जो है सो परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी भारतीय राज्यों में परिवर्तन किया जाता है तो इसका प्रभाव हमको 2 अनुसूचियों में देखने को मिलेगा, एक अनुसूची 1 और दूसरा अनुसूची 4। अब आप कहिएगा सर 4 क्या है? तो इंतजार कीजिए, जब 4 पे आएंगे तो वहां भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या परिवर्तन होगा। क्लियर है? चलिए, फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 जो है राज्यों का एक संघ है। बस इतना ही बात बताता है। दूसरी अनुसूची क्या कहता है? तो दूसरी अनुसूची भैया कहता है विशेषाधिकारियों द्वारा या विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता की जानकारी देता है। दूसरी अनुसूची क्या जानकारी देता है? विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता की जानकारी देता है। अब सवाल यह उठता है कि भैया ये विशेषाधिकारी कौन है? किसको हम विशेषाधिकारी कहेंगे? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के जो भी लोग हैं, वो चाहे आपको निर्वाचन आयोग हो जाए या फिर आपका जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, कैग, ये सारे लोग जो है विशेषाधिकारी हैं। तो उनको दिए जाने वाले वेतन यानी जब आप पद पर रहते हैं और हर महीने मिलता है उसको वेतन कहते हैं। पेंशन, जब आप पद से रिटायर हो जाते हैं और फिर भी आपको हर महीने मिलता है उसको पेंशन कहते हैं। और महंगाई समय के साथ जब आपका इंक्रीजमेंट होता है पेंशन वेतन में तो उसको भत्ता कहते हैं। तो ये तीनों जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके बारे में जानकारी हमको कहां मिलती है? तो अनुसूची 2 में मिलती है। क्लियर है?
चलिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुसूची 2 विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला है अनुसूची 3। यह क्या बताता है? तो यह भी सेम तरह का बात बताता है। किसके बारे में? विशेषाधिकारी। यह बताता है विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ, लिए जाने वाले शपथ के बारे में। अब देखते होंगे कि जब भी कोई पार्टी जीतती है या कोई किसी भी व्यक्ति को उसके पद पर बिठाया जाता है, तो पद पर बैठने से पहले वो अपने पद की गोपनीयता का शपथ लेता है। इसी की बात हो रही है। यह शपथ लेने का प्रावधान जो है किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। वो चाहे राष्ट्रपति पद ग्रहण करे, प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई भी आदमी जब अपने पद पर बैठता है तो पद पर बैठने से पहले उस पद की गोपनीयता की शपथ लेता है कि हम इस पद को जो है किसी भी कीमत पर इस पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी को हम किसी को नीचा दिखाने के लिए इस पद के बारे में हम जो है सो नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे? काम करेंगे। संविधान के नियमों का अंशतः नहीं पूर्णतः पालन करेंगे। ये सारी बातें जो बोली जाती है ये शपथ ग्रहण के दौरान जो है आपको लिया जाता है। किसके द्वारा? विशेषाधिकारियों द्वारा। इसका वर्णन कहां है? तो अनुसूची 3 में। अब मान लेते हैं कि आपको इतना याद नहीं रहे, तो आपको बस याद रखना है एक शब्द, और वह शब्द क्या है? वह शब्द है आपका शपथ। ठीक है। जब आपके ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन में जहां शपथ शब्द का इस्तेमाल होगा सीधा मार दीजिएगा कहां पे? अनुसूची 2। जहां पे मुद्रा शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वहां पे मार दीजिएगा अनुसूची 2, सॉरी, जहां शपथ का वर्णन हो वहां अनुसूची 3 मार देना है, और जहां मुद्रा शब्द का वर्णन हो वहां अनुसूची 1 मार देना है। ठीक है। इतना लंबा चौड़ा याद न रहे तो इस ट्रिक को भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है अनुसूची 4। अनुसूची 4 याद कीजिए, एक में मैंने इसका चर्चा किया था। अनुसूची 4 कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाएंगे। जैसे बिहार से 16 आदमी चुन के जाते हैं, यूपी से 31 आदमी चुन करके जाते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्णन है, ये जो जानकारी हमको मिली है वह कहां से मिली है? चौथी अनुसूची से मिली है। अब एक बात बताइए, ये जो राज्यसभा में सीटें जाती हैं उस राज्य की विधानसभाओं के सीटों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जाती हैं, और जब किसी राज्य को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी। अब क्या बोले हम कि किसी राज्य में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका प्रभाव चौथी अनुसूची पर भी पड़ेगा, यानी कि उसकी जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी? घटेगी। बात समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों प्रभावित होगा। कब? जब परिवर्तन किया जाएगा। किसमें परिवर्तन किया जाएगा? किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। तो क्लियर है? चलिए, यहां बस इतना ध्यान रखना है कि अनुसूची 4 जो है वह बताता है राज्य में सीटों के आवंटन के बारे में। अगला है अनुसूची 5। अनुसूची 5 हमको क्या कहता है? तो भैया यह कहता है आपको अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष प्रशासनिक प्रावधान, विशेष प्रशासनिक प्रावधान। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स का व्यक्ति जो है सो केस करने गया, एक जनरल कास्ट का व्यक्ति केस करने गया, तो सबसे ज्यादा और तेजी के साथ इंप्लीमेंट केस किसका होगा? तो एससी एसटी का एक्ट जो होगा वो सबसे तेजी के साथ इंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है। और आपने सुना होगा हरिजन एक्ट, भैया इसी के तहत तो आता है। एससी एसटी को विशेष प्रशासनिक प्रावधान मिला है, इसी का एक जो है उदाहरण आपका हरिजन एक्ट है। हरिजन एक्ट, ठीक है। अगर इस कास्ट के अंतर्गत आने वाले लोगों के ऊपर अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं, कोई परेशानी देते हैं, तो जाके जैसे ही केस करेंगे तो आप पर हरिजन एक्ट लगेगा। और उसके तहत हरिजन एक्ट का एक कंडीशन है
कि बाद में पूछताछ, सीधा गिरफ्तारी, जेल, उसके बाद में आपको पता किया जाए कि आपने सही किया है या गलत किया है, कहीं झूठा तो इल्जाम आप पे नहीं लगाया गया है, ये इसकी कार्यवाही बाद में होगी, पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा। बात समझ में आया? ये बिल्कुल रॉलेट एक्ट की तरह है। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून, उसी तरह का है कि जब आप पे कोई केस लग गया, SC/ST एक्ट लग गया, तो पुलिस पकड़ के सीधा आपको जेल भेजेगी। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखना है, हरिजन एक्ट जो है आपको या फिर प्रशासनिक, विशेष प्रशासनिक प्रावधान जो है वह अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल है। बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अनुसूची 6 यह क्या बताता है? तो अनुसूची 6 भी सेम बात बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष प्रशासनिक प्रावधान, लेकिन कहां के? मात्र 4 राज्यों के। कौन कौन? असम, क्या लिख दिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया है। अब आप सोचेंगे कि सर यहीं के का है, यहीं के इसी 4 राज्यों के का है। तो याद रखिएगा, भारत जब डिवाइड हुआ था तो भारत को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया था। एक तो भारत था, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान और तीसरा जो है पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, अभी विद्रोह जहां पे हो रहा है, वह उस बांग्लादेश के साथ भारत का 5 राज्य सीमा साझा करता है, जिसमें ये चारों के अलावे आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है हमारे मुख्य भूमि से अटैच्ड है और ये सब थोड़ा सा मुख्य भूमि से दूर हो जाते हैं। तो यहां के लोगों को उस पाकिस्तान के लोग बरगलाए नहीं, इसलिए इनको विशेष सुविधा दिया गया है कि अगर तुमको कोई परेशानी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करो। बात समझ में आई? इसलिए इन 4 राज्यों को आपको विशेष प्रशासनिक, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष प्रशासनिक सुविधा जो है प्रदान किया गया है। यह ध्यान रखना है आपको। यह 6ठी अनुसूची है।